नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट और मैं हूं आपके साथ आलोक। हरियाणा में नायब सैनी सरकार के गठन के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। अटकलें थी कि शुक्रवार को कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन अब इस पर संशय बना हुआ है। फिलहाल दिल्ली गए सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और सूत्रों के अनुसार नायब सैनी मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी देरी हो सकती है। वहीं उधर चंडीगढ़ में सचिवालय से मंत्रियों के कमरों के आगे से लगाई नेम प्लेट भी उतार दी गई है। साथ ही मंत्रियों के दफ्तरों को भी लॉक किया गया है। उधर भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री अनिल विज अभी तक अपनी बात पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि विज को इस बार गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, लेकिन ये वही मंत्रालय चाहते हैं और ऐसे में विज की नाराजगी को पार्टी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। ऐसे में संभावना है कि कैबिनेट का विस्तार भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव को देखते हुए काफी सोच समझ करके करेगी। वहीं कैबिनेट में अनिल विज को भी जगह मिल सकती है। तो कब होगा विस्तार, क्या कुछ संभावनाएं हैं, आज की डिबेट इसी पर। तो फिलहाल अब नए मंत्रिमंडल को लेकर के किसे मौका मिलेगा, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय समीकरण ये सबसे ज्यादा जब साधे जाएंगे तो इनको भी साधने की जो है वो भी बड़ी चुनौती है। और इस बीच नायब कैबिनेट 2024 किस किस को मौका, ये एक बड़ा सवाल है और इस पर लोगों की कहीं ना कहीं लगातार नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि अभी जब लोकसभा चुनाव है, फिर उसके बाद 5-6 महीने बाद ही अगर बात करें तो उसके बाद है विधानसभा चुनाव, यानी कि लोकसभा के बाद ही विधानसभा चुनाव। तो इसलिए अब मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अब क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी कहीं ना कहीं साधने हैं कि किस तरीके से फतह करना है। हालांकि इस बीच अगर बात करें तो लगातार हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर 10 की 10 बीजेपी के पास है, लेकिन कांग्रेस भी अब किस तरीके से जो पुरजोर कोशिश कर रही है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी अब हालात परिस्थितियां बदले हैं। तो फिलहाल मंत्रिमंडल में किस किस को मिलेगी जगह, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण किस तरीके का रहेगा और कब तक संशय रहेगा और कब तक मंत्रिमंडल से पर्दा उठेगा, कब तक नाम सामने आएंगे, ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए तारुफ करा देते हैं आए हुए मेहमानों से जो हमारे साथ जुड़े। अजय शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। नेहा धवन जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा धवन जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। वेद प्रकाश जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले नेहा धवन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैबिनेट विस्तार को लेकर के लगातार संशय, मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी है, तो कब तक एक बिग ब्रेकिंग देने वाले हैं आप लोग? देखिए आलोक जी, सभी को नमस्कार। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आलोक जी, आपकी जो एंकरिंग है उसमें एक बात आ रही है कि संशय है, उसमें कोई संशय नहीं है। संशय शब्द मुझे लगता है यहाँ पर इस्तेमाल करना एक नाजायज बात होगी, सही नहीं होगा, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया में प्रेस में नहीं आई थी कि हम इस तारीख को जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो ये परिवर्तन हुआ है जिम्मेदारी का, माननीय मनोहर लाल जी से जो है वो पूर्व में मुख्यमंत्री हो गए हैं और अब जो है वर्तमान में नायब सैनी जी आ गए हैं। ये जो परिवर्तन अभी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इस हमारे संगठन की तरफ से जो है ये सभी चीजें देखकर काम होता है। आगे की रणनीति तय करने के बाद ये काम होते हैं। तो अभी ये बड़ा परिवर्तन हमने किया है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार जो है 5 जो मंत्री थे वो उनको शपथ दिला दी गई है। उसके बाद जो है वो वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनके साथ चर्चा करके ये जब भी हम फैसला ले लेंगे तब प्रेस में आप सबके सामने आ जाएगा। और जबकि पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने हैं नायब जी, और बनने के बाद जो प्रोटोकॉल कहता है संगठन की दृष्टि के हिसाब से भी, और जिस तरह से केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी मिलकर आशीर्वाद लेना जो है वो जरूरी था। इसलिए नायब जी पहुंचे हैं दिल्ली और उनसे मुलाकात भी की, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात की और हमारे जो प्रेसिडेंट मैम है उनसे भी मुलाकात की।
इसी तरह से जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं उन सबसे मिलना बहुत जरूरी था और जो भी गहन मंथन और चिंतन करना था उस बारे में बातचीत हुई। और अभी जो भी मंत्रिमंडल को लेकर फैसला आएगा आलोक जी, हाँ वो आप सबके समक्ष आएगा, इसलिए संशय की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। चलिए ठीक है, जो भी मैंने आपसे कहा और आपने व्यक्ति हैं, संशय को बड़ा चुने अच्छे से जाएंगे। डिफाइन करा। लेकिन नेहा जी मैं आपको बता दूं, एज बीइंग जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हम लोगों को पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि आप दावा नहीं कर सकते किसी चीज को लेकर के, शंका, सूत्रों के आधार आशंका पर। और सूत्रों के हवाले से खबर, हम लोग ऐसे ही चर्चा करते हैं। बाकी अगर हम जी। किसी प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो ना वो खुल के जवाब दे पाएगा ना हम पूछ पाएंगे। खैर आपकी अपनी बंदिशें होती है, हमारी अपनी बंदिशें होती है। चेहरे की जी। मुस्कुराहट बता रही कि कुछ और कहना चाह रहे हैं। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मुस्कुरा रहे हैं। वेद प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से अब बीजेपी अपनी दम पर, देखिए फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया, अब आप किस तरीके से अपनी बात रखेंगे विपक्ष के तौर पर? आलोक जी, आपको, बहन नेहा धवन जी को, वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी को और आपके दर्शकों को नमस्कार। जी। देखिए, फ्लोर टेस्ट पास करने में कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि 41 विधायक तो भाजपा के पास थे ही, और जजपा बेशक इनके गठबंधन से अलग हो गई हो, इन पर्दे के पीछे टेबल के नीचे इनका हाथ पहले ही मिला हुआ है। सारी रणनीति मिली भगत से एक साथ मिलकर सत्ता विरोधी वोटों के बंटवारे के लिए बना रहे हैं। इसलिए न हमें पहले कोई शंका थी कि भाई ये विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाएंगे, न आज है। जहां तक मंत्रिमंडल का विस्तार की बात है, अभी 13 तारीख को इन्होंने शपथ ली है, 15 तारीख हुई है। देखते हैं, इंतजार करते हैं कि भाई ये मंत्रिमंडल का विस्तार करते भी हैं या नहीं भी करते। क्यों अभी आपने सुना नहीं? देखिए नेहा धवन जी ने कहा कि जिस तरीके से मंथन जारी है, अगर अच्छी बात है, क्योंकि कानूनन आचार संहिता लगने के बाद भी मंत्रिमंडल विस्तार में कोई रोड़ा नहीं होता है। आचार संहिता के अंदर भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, वो मुख्यमंत्री का अपना विवेक है। केवल जो विधायक अगर सांसद का चुनाव लड़ता है, किसी विधायक को सांसद को टिकट मिल जाती है, या विधानसभा का चुनाव हो रहा है, किसी उम्मीदवार को जो मंत्री नहीं है उसको मंत्री बना दिया जाए आचार संहिता के बीच, वो अनैतिकता होती है, जैसी अनैतिकता राजस्थान में इन्होंने की थी। चलिए जो भी औपचारिकताएं हैं, लेकिन फिलहाल बीजेपी में जारी है। मैं बता रहा हूँ, मेरी सुन तो लीजिए मेरी बात तो। अच्छा हाँ ठीक है, रखिए पूरी बात जी। सर शुरू भी नहीं की है सर। तो वो इनका अधिकार है, पर एक बात तो तय है कि इनके अंदर सिर फुटबॉल भी है, और मंत्रिमंडल विस्तार से आंतरिक रोष भी पैदा होगा। मुख्यमंत्री के निर्वाचन से ही आंतरिक रोष शुरू हो गया। विज साहब ने वॉकआउट किया, सबके सामने है। कल ही हिसार के अंदर, जो हरियाणा के अंदर इनके सबसे बड़े ओबीसी के नेता हैं, और भाजपा में ये आंतरिक रोष और ये सब जो बातें ना, मुझे लग रहा है मैं एक ज्योतिष से सवाल पूछ रहा हूँ या मैं कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल पूछ रहा हूँ। आपको बात करनी चाहिए। आप 10 सीटों को लेकर के किस चीज पर मंथन कर रहे हैं? अब यार कमाल हो गया, मुझे क्या जवाब देना ये आप बताएंगे, फिर मैं चुप हो जाता हूँ। आपने सवाल पूछा केवल एक पर्टिकुलर मंत्रिमंडल के संदर्भ में, और तो आपने मेरे से कोई सवाल पूछा नहीं। अब मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, आप जवाब दीजिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। ठीक है, चलिए, आपको सब सुन रहे हैं, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ सर। मेरा वाक तो पूरा होने दीजिए ना। मैं क्या कह रहा हूँ, एक लाइन में खत्म कर देता हूँ। मैं हिसार में कल ही राव इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रूप से कहा कि बहिरवाल ने सबसे ज्यादा भाजपा को 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनावों में सहयोग दिया। हम भी चाहते थे मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र का बने, पर हमारा नहीं बनाया, और न हमारे यहाँ विकास हुआ। मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ फुटबॉल होगी इनमें। चलिए, आपने अपनी बात रखी वेद प्रकाश जी। मैं अजय शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। अजय जी, आपने देखिए नेहा जी की भी बात सुनी और वेद प्रकाश जी की भी। मंत्रिमंडल को लेकर के बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने हैं। कुल मिलाकर के 2024 भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप इसको राजनीति के किस चश्मे से कैसे देख रहे हैं? कितनी दूरदर्शिता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब इस समय लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और उसी के 5 महीने बाद में जो है विधानसभा चुनाव होना है, स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री बदलना ही था, तो मंत्रिमंडल बदला गया, 4 मंत्री आ गए हैं। अब जो ये है, अब जो बाकी मंत्री लाने हैं, उसके पीछे वजह ये है कि कहां से संतुलन साधा जाए,
अहिरवाल से क्या लिया जाए, किधर से दूसरी और कम्युनिटी से, पंजाबी से क्या लिया जाए, तो ये सारी चीजें सारी कम्युनिटी को कैसे साधा जाए, इसको लेकर के निश्चित रूप से विचार किया जाएगा, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। और वोट बैंक की राजनीति हमारे देश में जाति से ही चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कहते हैं कि 2 ही जातियां होती हैं, गरीब अमीर, लेकिन वो खुद जब टिकट देते हैं तो हर जगह जाति का जिक्र करते हैं, जाति की बात आती है। तो साहब जब जाति के ही आधार पे होता है तो निश्चित रूप से उन्हें साधना पड़ेगा। उसके अलावा तमाम सारे मुद्दे जो खड़े हैं, जो हरियाणा में जिस तरीके से किसान चीजों को लेकर के आक्रामक है, जिस तरीके से और समस्याएं हैं, एमएसएमई सेक्टर खराब है, आज हरियाणा जितने कर्ज में आ गया है, जिस तरीके से रोजगार का संकट है, ये सारी चीजें हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी की दर है वो हरियाणा में है। इन सभी स्थितियों के बाद में जितनी बदहाली, इसके अलावा अग्निवीर का बहुत बड़ा असर, सबसे बड़ा मैं कह सकता हूं असर हरियाणा में ही होने वाला है। तो इन सब चीजों को कैसे साधा जाए, इससे कैसे ध्यान को भटकाया जाए और किया जाए, और इन सबको साधने के लिए क्या किया जाए, तो ये मंत्रिमंडल जी बिल्कुल इन सबको कैसे साधा जाए। नेहा जी, अब मेरा आपसे एंकर का कोई सवाल नहीं है, ये वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी को आपने सुना कि लगातार जो एनसीआरबी के चाहे वो आंकड़े आ रहे हो, चाहे वो किसानों की समस्याओं को लेकर के बात कर रहे हो, चाहे वो एमएसपी को लेकर के बात कर रहे हो या फिर एमएसएमई को लेकर के बात कर रहे हो, जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक जी, अजय जी ने जो बातें कही है, अजय शुक्ला जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनकी बात पर एक विस्तार से एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात जो बेरोजगारी की दर की बात हो रही है, बेरोजगारी की दर मुझे लगता है कि वो जिस पोर्टल से ले रहे हैं, और ये बात का खुलासा हम कई बार कई मीडिया चैनल्स में कई डिबेट में कर चुके हैं कि जो एक वेबसाइट के माध्यम से बेरोजगारी का डाटा जो दिखाया गया है, वो उसकी प्रक्रिया भी हम समझा चुके हैं कि वो केवल और केवल ये पूछता है कि अगर आप ऑनलाइन किसी के पास भी क्वेश्चनर भेजते हैं और ये पूछते हैं कि क्या आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का जो डाटा है, परसेंटेज है, अगर आप उस वेबसाइट से ले रहे हैं तो वो तो आपको भी मालूम है। विद्रोही जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है मेरी अगली लाइन क्या आने वाली है, क्योंकि वो कांग्रेस के ही एक जो है कार्यकर्ता की वेबसाइट है। तो इस तरह की वेबसाइट पर बेरोजगारी की दर का आंकलन करना बिल्कुल सही नहीं होगा। उसके आधार पर बेरोजगारी की दर अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेंगे तो ज्यादा मान्य होगा। दूसरी बात एमएसएमई सेक्टर की बात है, तो एमएसएमई सेक्टर में अगर हम 2014 से पहले का समय देखें, चाहे वो सेंटर की तरफ से था, चाहे वो स्टेट हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से था, एमएसएमई सेक्टर जो है बिल्कुल लॉस में चल रहा था। आज अगर उनको कम ब्याज पर जो है पैसा मुहैया कराने की बात है, उपकरणों पर सब्सिडी देने की बात है, और चाहे उन्हें 24 घंटे बिजली आपूर्ति और पानी आपूर्ति की बात है, और चाहे एमएसएमई सेक्टर में नए जो रोजगार अपना चलाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो स्किल इंडिया के माध्यम से हो, और नए युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो योजनाएं हैं, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से ही संभव हो पाया। और हरियाणा प्रांत में हमने उद्यमियों में जो है आज रोष कम देखा है। आज लघु जो उद्योग के मालिक हैं उनके अंदर एक हर्षोल्लास की बात है, चाहे वो टैक्स के रिबेट की बात हो और चाहे वो अन्य सुविधाओं की बात हो। समय समय पर माननीय मनोहर लाल जी की 9.5 साल की कार्य जो चला है सरकार का, उसमें माननीय मनोहर लाल जी ने समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान किया है। और चाहे फरीदाबाद और गुरुग्राम और जो हमारा बिल्कुल मैम, जो आपने सारी चीजें बताई, आज एक स्वस्थ डिबेट चल रही है, कुछ मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही कुछ ऐसी भी चीजें निकल करके आई जो चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बेरोजगारी को बात करें, चाहे वो एमएसपी को लेकर के बात करें या फिर एमएसएमई को लेकर के बात करें। देखिए एमएसपी में 14 फसलों पर एमएसपी देने का हमने काम किया। आज से पहले कौन सी सरकार ने 14 फसलों पर एमएसपी दी? ठीक है जी, एमएसपी किसानों को लेकर के बात करें जी, चाहे अन्य मुद्दों को लेकर के बात करें। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जब हम मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बात कर रहे हैं, अभी आपने तमाम सारे सवाल उठाए और आपने कहा अभी देखिएगा भारी असंतोष। आपको ऐसा कौन सी चीज लगती है, ऐसी कौन सी चीज जिसमें आपको लगता है कि हाँ असंतोष होगा? भाई अभी तो सब क्षेत्रीय जाति समीकरण सब साध लेंगे मिल बैठ करके, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, अभी अनिल विज की नाराजगी की बात आ रही, उसको भी दूर कर लिया जाएगा। आलोक जी, हाँ, आपका सवाल का जवाब मैं देने से पहले बहन नेहा की
सवाल का जवाब छोटा सा दे दूं। चलिए, एक भाई का जवाब अब दे रही है जी बहन, सुने जी। ठीक है। क्यों बहन ने कहा कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बहन में मुस्कुरा इसलिए था कि शायद वो अजय शुक्ला जी के विषय में जानती नहीं। अजय शुक्ला जी नॉर्थ इंडिया के मीडिया हाउस के, बहुत बड़े मीडिया हाउस के हेड थे और चंडीगढ़ में ही उनका हेडक्वार्टर था। तो इसलिए आंकड़ों की जो आप बात करती है ना, उनके पास मेरे और आप थोड़ी, आप पुराने आंकड़ों की बात, आप मोदी जी का आंकड़ा पकड़ लीजिए ना। मोदी जी ने खुद कहा है कि कांग्रेस के जमाने से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में बढ़ गई। इसका मतलब बेरोजगारी है। हमारे खुद उद्योगपति स्वीकार कर रहे हैं कि बहुत से उद्योगों का पलायन हुआ है। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं। आलोक जी, आपने सवाल किया कि मैंने क्यों कहा कि भाई टकराहट होगी। मैंने 2 उदाहरण इसलिए दिए थे। देखिए, आप थोड़ा सा गंभीरता से अध्ययन कीजिए। भाजपा के अंदर और कांग्रेस का थोड़ा सा, दोनों पार्टियों का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है कि कांग्रेस के नेता अपने दिल की बात खुलेआम मीडिया के सामने भी कह देते हैं और जनता के सामने भी कह देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है ही नहीं। और दूसरा, सबको ईडी आईडी का, आईटी सीबीआई का इतना डर है कि बोलोगे तो रेड हो जाएगी। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने पिटारा खोला है आपका इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, उसका आपके सामने है कि किस तरह रेड पड़ती है, किस तरह अवैध वसूलियां होती हैं। तो इस डर की वजह से भाजपा के अंदर नेता केवल इशारों में कहते हैं। अनिल विज जी, मैं मानता हूं कोई बगावत नहीं करेंगे, पर रोज उन्होंने इशारे में मंत्री विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री पद के चयन में और मुख्यमंत्री की शपथ समारोह का बहिष्कार कर उन्होंने दिखा दिया वरिष्ठ नेता है। और राव इंद्रजीत ने, मैंने जो आप बता रहा था कल, जो अहिरवाल के दक्षिणी हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अप्रत्यक्ष रूप से रोज जता दिया कि भाई सरकार हमारे दम पर बनी। दोनों बार सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा जन समर्थन हरियाणा के अंदर दक्षिणी हरियाणा ने दिया और हमारे लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, हमें बनाते नहीं और हमारा विकास भी नहीं करते। हमारे साथ विकास में भेदभाव भी किया जाता है। 2 बातें कही हैं, तो इसका मतलब है रोष है। और मैं आपको जो ये कह रहा था, मंत्रिमंडल चयन के अंदर जो असंतोष है, वो अहिरवाल में ही असंतोष है कि भाई राव इंद्रजीत का समर्थक लिया जाए या जो विधायक उनके साथ हैं नहीं है उनमें से लिया जाए। पंजाबियों में संतोष है कि भाई खट्टर के भगत को लिया जाए या दूसरों को लिया जाए। वैश्य समाज में अंतर विरोध है कि कौन से को लिया जाए। और इसी तरह अन्य समाजों में जो अपने दूसरे निर्दलीय हैं वो आंख लगाए बैठे हैं पिछले 50 साल। बिल्कुल, ये राजनीतिक बात कहीं ना कहीं आ गई, निर्दलियों को भी कहीं ना कहीं आस है। अजय शुक्ला जी, जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जब हम आज अपनी डिबेट पर आते हैं, मुद्दे पर किस तरीके से निर्दलियों ने भी किस तरीके से समर्थन दिया है, अब जाहिर सी बात है कि अब उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं। तो ऐसे में क्षेत्रीय, जातीय, 2024 और विधानसभा आगे, ये सबको कहीं ना कहीं साधना एक बड़ी चुनौती है। स्वाभाविक सी बात है, निर्दलीय के बूते ही सरकार जी, यदि वो अलग हो जाए तो सरकार कहाँ? तो ऐसी स्थिति में निर्दलीय को आप नहीं वो कर सकते हैं। उसके अलावा जो चीजें हैं, जिस चीजों का खड़ा है, तमाम सारे असंतुष्ट हैं, तमाम सारे लोग हैं, तमाम सारे वर्ग हैं, तमाम सारी जातियां हैं, उन सब का भी अपना अपना एक इक्वेशन है, उनकी भी अपनी डिमांड्स हैं। कितनी पूरी होती, कितनी नहीं होती हैं, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो सीधी सी बात है, पर्ची से जब सीएम निकलता है तो आप कल्पना कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबूत इसके मौजूद है, वीडियो मौजूद है। तो इसलिए कोई ये चीज नहीं कही जा सकती है, लेकिन निश्चित रूप से यह तय है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार एक चुनौती के तौर पर भी है, और वो चुनौती सिर्फ आप कुछ नेताओं को खुश कर लेंगे, यहीं पे पूरी नहीं होती। जो मैं बार बार कहता हूं, भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं एमएसएमई मिनिस्ट्री के कि इस देश में 39,000 एमएसएमई सेक्टर बंद हुए और उनमें 28% हरियाणा के। आप क्या उसको कहेंगे? तो इस तरह की स्थितियां हैं, इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी की दर 28% से अधिक की है।
तो ये कोई वो नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा है जो मौजूद है, उन सारी चीजों को देखें। और जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं सैनी, ये मनोहर सरकार में ही रोजगार मंत्री भी रहे हैं, तो आप उन्हीं से चीजों को समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं। जिस तरह से कैसे आप संतुष्ट करेंगे युवाओं को, कैसे संतुष्ट करेंगे आप किसानों को, कैसे संतुष्ट करेंगे, बिल्कुल एक बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती। एक फाइनल कमेंट में नेहा धवन जी, जैसा कि सर ने भी कहा, अजय जी ने भी, कि एक बड़ी चुनौती कैसे सबको संतुष्ट किया जाएगा, खास करके निर्दलियों को लेकर भी बात करें और उसके बाद जो हर वर्ग को काफी उम्मीदें। एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैम। देखिए आलोक जी, बिल्कुल हम इस बात से बिल्कुल सहमत हैं कि जनता जिसका समर्थन करेगी उसी के सर पर की ताज रहेगा। पिछले 10 वर्षों में हमने केंद्र की तरफ से जो भी काम किए वो जनता को हमने एक ट्रांसपेरेंसी से काम किए, और वो ट्रांसपेरेंसी का आज जो है वो फल दिखने भी लगा है कि लोगों के जब डायरेक्ट खाते में पैसा आता है, उन्हें पता चल रहा है कि पिछले टाइम में जब बीच के बिचौलिए होते थे और सारा पैसा वही खा जाते थे, उन तक वो लाभ पहुंचता नहीं था। लेकिन आज जब लाभार्थी के खाते में खुद का पैसा पहुंचता है, सरकार की तरफ से जो लाभ मिल रहा है वो पहुंचता है, तो उनको मालूम है कि किस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ और किस सरकार ने ट्रांसपेरेंसी अपनाई। चाहे गरीब जनता की बात हो, जन कल्याणकारी नीतियों ने जो शोषित और दबे कुचले वर्ग के लोग थे उन तक वो लाभ पहुंचाने का काम किया। अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं, शिक्षा के विभाग की बात करूं, चाहे मैं किसानों की बात करूं, हमने वो योजनाएं लाई हैं जो पहले की सरकारों ने सोची ही नहीं थी। भावांतर भरपाई की बात हो, एमएसपी 14 फसलों को देने की बात हो, या फिर मुआवजे की राशि बढ़ाने की बात हो, या फिर किसान सम्मान निधि की बात हो, इस तरह से किसी भी सरकार ने विचार नहीं रखा। शिक्षा के क्षेत्र में जहां हमने हर जिले में जो है वो कॉलेज बनाने की बात कही है, और हमारे हरियाणा में ही हमने पुराने समय से जो है वो कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी की। आपको अगर मैं बताऊं तो हमारे हरियाणा में 2014 तक 105 महाविद्यालय थे, लेकिन उसको बढ़ाकर हमने 77 महाविद्यालय नए खोले। पिछले लगभग 10 साल के कार्यकाल में हमने 182 महाविद्यालयों की संख्या कर दी। विश्वविद्यालय 43 थे, हमने 56 कर दिए, 13 नए विश्वविद्यालय बना दिए। हमारे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 142 थी, 2014 में हमने 192 कर दिया। मेडिकल कॉलेज की संख्या बिल्कुल ये आंकड़ा कहीं ना कहीं काफी और बदली हुई तस्वीर देखी जा सकती है आने वाले समय में। एक वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपसे एक फाइनल कमेंट चाह रहा हूं। ये मैं कोई सवाल नहीं, मुझे लग रहा है कि ये आप कोई अपनी बात बताना चाह रहे हो, मुझसे वो सवाल रह गया, तो आप अपनी तरफ से एक फाइनल कमेंट दीजिए जी। आलोक जी, मेरी बहन ने ट्रांसपेरेंसी की बात की। देश में कैसी ट्रांसपेरेंसी चल रही है, सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने नाटक है। खुला पता चल गया सबको कि मोदी जी का एक ही एजेंडा है, चंदा दो धंधा लो, धंधा लो, भाजपा को चंदे के रूप में रिश्वत दो। खुली रिश्वत मांगी जा रही है। जब देश के अंदर खुली रिश्वत मांगी जा रही है, वहां ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है। शिक्षा की बात करते हैं, 51% अध्यापक नहीं है, 55% कॉलेजों में लेक्चरर्स नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर 55% टीचर स्टाफ नहीं है, मेडिकल कॉलेजों में। चलिए हम एक दिन और एजुकेशन सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है इस पे डिबेट रखेंगे। फिर ये मेरा पक्का वादा है कि उसी में मैं नेहा जी को भी बुलाऊंगा और वेद प्रकाश जी को भी बुलाऊंगा और अजय जी को भी बुलाऊंगा। पैनल यही रहेगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वेद प्रकाश जी, जो आप मुद्दे उठा रहे हैं ना, मैं तो चाहूंगा यही तेवर और यही कलेवर रहे विपक्ष के तौर पर, कम से कम चीजों सिस्टम में सुधार तो आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अजय जी आपका भी, नेहा जी आपका भी, वेद प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा के दंगल में आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बात करी थी। हालांकि संशय अभी भी बना हुआ है, ये मैं कहूंगा, लेकिन बहुत जल्दी एक बिग ब्रेकिंग आ सकती है। नजर हमारी बनी हुई है। नमस्कार।